हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुशील कुमार गुप्ता है और आज मैं आपको 9th क्लास के एसएसटी का सैंपल पेपर कराने जा रहा हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी रुकावट का शुरू करते हैं सैंपल पेपर का सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लेंगे कि इसमें जो भी निर्देश है। और अगला देखते हैं, हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं बिना किसी देरी का। अब चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि 1794 में 1794 तक फ्रांस की मुद्रा क्या थी। तो देखिए ये थी मुद्रा जो थी लिब्रे थी। ठीक है, सही जवाब इसका होगा लिब्रे। अब बताएं सही मिलान की पहचान कीजिए। देखिए नंगा पर्वत नेपाल गलत है, कॉमेट नेपाल गलत है, नामचा बरुआ ये नेपाल में गलत है, माउंट एवरेस्ट ये सही है स्टूडेंट, ये जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक क्षेत्र क्रिया है। तो आपको पता होगा प्राथमिक क्षेत्र क्रिया जो है कृषि है। ये आपका सिंपल पेपर ही है, बस ऐसे आपको पढ़ाने के लिए ऐसे बना रखा है मैंने। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे इसमें से मोहम्मद आसिफ थे, नवाज शरीफ थे, जनरल नियाजी थे। ये सब प्रेसिडेंट नहीं थे, परवेज मुशर्रफ इसके प्रेसिडेंट थे। तो ये होगा इसका सही जवाब। ठीक है ना स्टूडेंट। अगला है एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं। रोपण कृषि, बहुविधिक फसल प्रणाली या मिश्रित फसल प्रणाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र का समर्थन करता है। एक व्यक्ति एक वोट, एक मूल्य, कानून का राज और अधिक अधिकारियों का आदर, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें से सारे ही सही हैं, इसमें सारे सही हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अन्नपूर्णा योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अन्नपूर्णा योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए आवास से है, आपदा से है, भोजन से है, या उपरोक्त में से किसी से। तो ये भोजन से है। आप लोगों को पता होगा कि अन्नपूर्णा योजना के तहत 65 वर्ष से अथवा इससे अधिक आयु के दरिद्र वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना NOAPS के अंतर्गत वृद्धावस्था से पेंशन के लिए हकदार होते हैं, लेकिन उन्हें यह पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। इन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा उनको प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त आपूर्ति है इस योजना के तहत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एवं अंतरराष्ट्रीय डैश संगठन है। किस तरह की संगठन है। तो ये मानव अधिकार के लिए बनाई गई जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवी संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्य और मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवीय विचारों के लिए लड़ना बताती है। इस संस्थान की स्थापना ब्रिटेन में हुआ था, 1961 में हुआ था। ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक है। उत्पादन का कारक कौन सा है। भूमि है उत्पादन का कारक, या श्रम है, या पूंजी है। तो देखिए उत्पादन के लिए तो सारी चीजों को जरूरत पड़ता है ना इसमें। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सभी चीजें। निम्नलिखित में से किस देश में खूनी रविवार की घटना हुई थी। तो इसमें हो जाएगा आंसर रूस में खूनी रविवार की घटना हुई थी। आपको पता होगा कि इस दिन को रूस में इतिहास में ब्लडी संडे यानी कि खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसी खूनी रविवार से ही रूसी क्रांति का स्टार्ट हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें ऑप्शनल है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खाद्य सुरक्षित नहीं। अच्छा, कौन से समूह को खाद्य की सुरक्षा से वो सुरक्षित नहीं है। तो इसमें देखिए निर्धनता रेखा से नीचे इनको तो मिलता है राशन, निर्धनों में भी निर्धन हो उनको भी राशन मिलता है। खाना बदोश समूह या ये समुदाय जो है ना, ये घूमने वाले जो लोग होते हैं, ठीक ना, जो सड़क के किनारे जो ना अपना झुग्गी झोपड़ी लगा करके या रहते हैं, या फिर जैसे जैसे उनका जो ना लोकेशन बदलता रहता है हमेशा, तो इस तरह के लोगों को जो ना खाद्य असुरक्षित होते हैं। न्यायपालिका के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर देती है। हाँ ये सही है, लेकिन ये देखिए पहला ही गलत है। इसमें कह कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून के कह रहा है, नहीं, जब जो ना कानून जो है ना
क्या बोलते हैं, मानवीय क्या बोलते हैं उसको जैसे मानव को जनहित में न हो, तो उसको याचिका हम डाल सकते हैं कहाँ, न्यायालय में, और हम उसमें उस पर समीक्षा करा सकते हैं न्यायालय से, और उसमें हो सकता है तो न्यायालय उसमें बदलने के लिए संसद को ऑर्डर पास कर सकती है। तो इसलिए ये करता है, ये बदलता नहीं है, या मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है इसका। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि रमेश ने स्नातक तक की पढ़ाई की है लेकिन उसके पास कोई रोजगार नहीं है, बताइए कि यह किस प्रकार की बेरोजगारी है। तो ये शिक्षित बेरोजगारी है, शिक्षित होते हुए भी, ठीक है ना, बेरोजगार है। अब आते हैं, राज्य के गांव की जनसंख्या जो है 5000 है और जनसंख्या है, और इसमें दौरान उसके गांव में जन्म लेने वाले शिशुओं की कुल संख्या 20 है 1920 में, और 19 से 20 तक में। बताइए कि इस गांव में कितना % जनसंख्या जो है ना क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं 1000 में 20 व्यक्ति हो रहे हैं, सॉरी 5000 में 20 व्यक्ति हो रहे हैं, तो 1000 में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इसमें 4% का आप लगा सकते हैं इसमें, ठीक। अगला है अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूस का एक प्रमुख दल है। तो देखिए इसमें जो ना ये रूस की दल की बात कर रहे हैं। तो देखिए बोल्शेविक पार्टी जो है ना रूस का एक दल है, दल था, और 1917 के बाद इसी पार्टी को जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना नाम दे दिया गया। लेबर पार्टी जो है ना यूके की पार्टी है, और डेमोक्रेट पार्टी जो है ना ये जो है अमेरिका की पार्टी है, और यूनियनिस्ट पार्टी जो है ना भारत की ही पार्टी है। ये औपनिवेशिक शासन अंग्रेजों के समय में थी ये पार्टी। अगला देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो इसमें भारत के उपराष्ट्रपति जो है ना नहीं होते, बाकी सब कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री, ये सब होते हैं क्या, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी है, क्योंकि मानव कब पूंजी बनता है, जैसे अनपढ़ व्यक्ति हो तो पूंजी थोड़ा ना, अनपढ़ व्यक्ति है बहुत ही कम मजदूरी वगैरह से जो है जीविका चला सकता है, लेकिन मानव पूंजी कब बनता है, जब उसे ज्ञान और कौशल हो जाता है, एक प्रकार का प्रशिक्षण हो जाता है, तो उसमें तो ये वाला सही रहेगा। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से किस संस्था को देश में मौजूदा कानून संशोधन करने की जिम्मेवारी है। तो संशोधन कर कहाँ होता है, आपको पता होगा कि जब किसी आर्टिकल पे समीक्षा होता है तो उसका संशोधन कहाँ पे किया जाता है। जैसे आप लोगों ने कुछ दिन पहले 2015-16 में सुना था कि 370 आर्टिकल जो है या 35A है जो है जम्मू कश्मीर मुद्दे वाले पे था, तो उसको जो है बदलाव किया गया है। तो ये कहाँ हुआ, संसद में। तो संसद को ही ये है जिम्मेवारी होती है जो इसको बदल सकता है। अगला देखते हैं, गेहूं किस प्रकार की फसल है। तो गेहूं तो खरीफ की रबी की फसल है, ये पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विचारधारक नहीं थे। अच्छा देखिए बच्चों, विचारधारा का समर्थक नहीं थे, तो समर्थक इस पे ध्यान दीजिएगा। नहीं कभी कभी ना समर्थक को ध्यान रखते हुए पहले 2 दिन पढ़ते हैं लोग, बच्चे टिक लगा देते हैं, नहीं है, नहीं है। कार्ल मार्क्स तो है, लेनिन है, स्टालिन भी है, और ये जार निकोलस नहीं है, ठीक है ना, ये वाला इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जो 4 होंगे, और इसका आंसर मैंने इसमें लिख रखा है। देखिए मैंने इसको एडिट करके बनाया है, इसलिए ध्यान रखिएगा, वैसे हूबहू जो ना क्वेश्चन पेपर नहीं, उसको मैंने एडिट किया। तो देखिए 21वां क्वेश्चन है कि लुईस 16वें राज्यारोहण के समय फ्रांस के आर्थिक हालातों का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए क्या हुआ था ना कि जब राज्यारोहण हुआ था ना लुईस 16 का, तो उस समय लंबे समय के युद्ध के कारण जो ना वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए थे, राजकोष इसका खाली हो गया था, और इनके जो पिछले जो राजा थे उन्होंने अपने शानो शौकत बनाने के चक्कर में जो ना बहुत सारे बेफुजूली के खर्चा किया था, और इसकी वजह से जो ना ये क्या हो गया था ये फ्रांस जो ना का जो राजा है वो उसमें आ गया था, क्या बोलते हैं, आर्थिक स्थिति में कमजोर हो गया था, और हालात उसकी खराब हो गई थी। अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन और के खिलाफ अमेरिका की सहायता किया था। 3 औपनिवेशिक कंट्री को जो ना इसने आजाद करवाया था फ्रांस ने। इसकी वजह से जो ना ब्रिटेन से इस वजह से और इसको संकट हो गया था। कई लिवरेज लगभग 10 अरब लिबरे का जो है इसके ऊपर जो ना कर्ज हो गया था। तो आगे चलते हैं, जनसंख्या का बढ़ना और जीविका का संकट, ये सारी समस्याएं जो ना राज्यारोहण के समय थी इसमें, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। अब कह रहा है कि ओलंप दे गुज के जीवन पर एक संक्षिप्त नोट लिखे। तो देखिए ओलंप दे गुज जो थे ना, गॉज
का जन्म 7 मई 1748 में हुआ था, 48 में, और दक्षिण पश्चिम फ्रांस में हुआ था इनका जन्म। और 16 साल की उम्र में उनकी शादी लुई आबरी नामक एक व्यक्ति से हुई जो 1 साल बाद मर गई थी। डी गॉजेज 1770 में पेरिस चले गए और जहां उन्होंने एक थिएटर कंपनी शुरू की और बढ़ते हुए उन्मूलन आंदोलन में शामिल भी हो गए। जो आंदोलन था वहां पे फ्रांस में, उसमें शामिल हुए थे बाद में चल करके। तो ये हो गया इनका। अगला देखते हैं स्टूडेंट, अगला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में अंतर बताइए। तो यहां से देखिए हमने यहाँ पे लगा रखा है इसको, आप इसको पढ़ लेंगे। जो है ना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है और ये गीली जलवायु होती है। इसमें पेड़ पौधे पत्ते जो है हमेशा जो है बने रहते हैं, अलग नहीं, गिरते नहीं है इसमें। और पेड़ों की ऊंचाई लगभग 60 मीटर होना चाहिए से अधिक होती है और बहुत घने होते हैं। ये सब लिख लीजिएगा। इसमें पेड़ ये होते हैं एबनुश, महोगनी, रोडवुड, रबड़, सिकोना। इसमें पाए जाने वाले जीव जो है ना, हाथी, बंदर, लेमुर, ये सब लिख लीजिएगा। और इसमें देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या होता है, इसमें बारिश जो है ना 100 से 200 सेंटीमीटर होती है साल में ये। और इसमें सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन के लकड़ी पाई जाती हैं। और शेर, बाघ, सुअर, ये सब आप लिख लीजिएगा कौन राज्य में पाया जाता है। ये आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला है कि लोकतंत्र में विपक्ष में कोई 2 तर्क दीजिए। अच्छा, लोकतंत्र के विपक्ष में, विपक्ष कहने का मतलब कि लोकतंत्र क्यों सही नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसका क्या क्या जो है ना तर्क आप दे सकते हैं। बार बार नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता बनता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई नेता है और उसने कोई स्कीमें लाई लोगों के लिए, अब दूसरी पार्टी आएगी तो वो स्कीम क्या कर देगी, बंद कर देगी, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होती है इसमें। अगला है चुनावी प्रतिस्पर्धा में बहुत सारे जो ना भ्रष्टाचार होता है। लोग जो ना अपने चुनाव को आगे, अपने जो ना अपने पार्टी को आगे करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, जो भ्रष्टाचार से आता है वो पैसे, और इसे भारत देश में जो ना भ्रष्टाचार होता है। चुने हुए नेताओं को लोगों का हित पता न होने से गलत फैसले लेने होते हैं। निरंतर विचार विमर्श के कारण फैसले लेने में देरी होती है। लोकतंत्र में देरी तो होता ही है, ठीक है ना। आगे आते हैं, चुनावी प्रक्रिया महंगी हो जाती है, इसमें होती है जो जनता के ऊपर ही पड़ती है घुमा फिरा करके। सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसले लेने में कठिनाई होती है। लोग जो ना, सामान्य लोग नहीं समझ, जो मान लीजिए रोजमर्रा की जिंदगी में कोई काम कर रहा है, घूम रहा है, सुबह जाता है ड्यूटी और शाम को आता है, तो वो कहाँ से समझ पाएगा कि कौन से व्यक्ति, कौन से सरकार अच्छी है, कौन से नहीं है। तो ये आम आदमी को जो है ना सरकार चुनने में दिक्कतें होती हैं। अगला है आप लोग क्वेश्चन कि नदी प्रदूषण रोकथाम के लिए कोई दो, तो बहुत आसान है। आप लोग बता देंगे कि भाई पशुओं को उसमें न स्नान कराया जाए, फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी जो है ना नदियों में न गिराया जाए, उसे गिराने से पहले उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, उदासीन किया जाए, और क्या बोलते हैं कपड़े वगैरह जो ना नदियों में न धोया जाए। इस तरह से आप और भी बता सकते हैं, जैसे कि मूर्ति विसर्जन वगैरह होता है, उसके जो ना केमिकल पार्ट जो नदियों को गंदे करते हैं, इसलिए आप उसको भी इसमें लिख सकते हैं। अगला है शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को इसमें भूमिका निभानी होती है, जैसे रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, नए जो ना इंडस्ट्री लगाना, ठीक है, स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें लोन देना, ठीक है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे जो ना मैन्युफैक्चरिंग के संस्थान खोलना, इस तरह से तकनीकी सुविधाओं में वो करना, स्किल बढ़ाना, इस तरह की चीजें हम इसमें लिख सकते हैं। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका बताइए। अच्छा, स्वास्थ्य की भूमिका बताना है मानव निर्माण। देखिए अगर मानव जो है ना शिक्षित है और स्वास्थ्य सही नहीं है तो फिर वो कोई किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आप इसमें जो ना स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। मानव शिक्षित समाज के साथ साथ स्वास्थ्य का होना भी बहुत जरूरी है, और इस पे आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि हाँ, एक स्वस्थ व्यक्ति जो है ना हमेशा ही एक्टिव होता है, और एक क्या बोलते हैं अस्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा सक्षम होता है किसी कार्य को करने के लिए, और वो बहुत ही लंबे समय तक जो है किसी कार्य पर कर सकता है, जबकि अस्वस्थ व्यक्ति लंबे समय तक किसी कार्य को नहीं कर सकता है, दक्षता से नहीं कर सकता है, इससे बहुत ही दिक्कतें पैदा होती हैं। तो ये आप जो है इसमें बना करके लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया का उल्लेखन कीजिए। जनसंख्या में परिवर्तन 3 कारकों से होता है, प्रजनन, मृत्यु दर और प्रवास। प्रजनन से होता है, यानी हम अगर जो ना क्या होता है प्रक्रिया में परिवर्तन कैसे होता है, जिससे जनसंख्या का बढ़ना,
कम होना, ये जो ना प्रजनन पे डिपेंड करता है। दूसरा है तो मृत्यु दर पे, अगर मान लीजिए कि मृत्यु दर ज्यादा हो रही है तो जनसंख्या जो है रिड्यूज हो जाएगी। और अगर जो ना प्रवास की देखा जाए तो प्रवास दो प्रकार के होते हैं, प्रवास और प्रवास। तो उत्प्रवास जो है ना विदेश में जाते हैं, प्रवास जो होता है जिसमें हम अपने ही कंट्री में रहते हैं। तो इस तरह से भी जनसंख्या का जो है ना होता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा आंसर। अगला है भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। तो भारत में पीडीएस है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वो 2/3 जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। भारत में जितनी भी जनसंख्या है उसका 2/3 पार्ट के लिए खाद्य सुरक्षा बफर स्टॉक के फॉर्म में रखती है और उसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसमें। तो ये सब्सिडी भी देती है, खाद्य उपलब्ध कराती है सब्सिडी में। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाजीवादी विचारधारा की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है ना, नास्तियों का प्रोपेगेंडा क्या था। तो शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नास्ति विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का उपयोग किया गया। नास्ति विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों और पोस्टरों को आकर्षण नारे से सजाए गए। जो हिटलर था उसने अपने ही जो ना अपने जो प्रोपेगेंडे थे, जो विचारधारा है उसको फैलाने के लिए उसने जो ना बहुत ही तरीके से जो ना वो बनाता था, पोस्टर बनवाते थे, न्यूज में छपवाते थे। यहूदियों को भद्र और कार्टून टाइप का दिखाया जाता था, ठीक है ना। सामूहिक हत्या के लिए विशेष प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें जो ना अंतिम समाधान, जैसे कि जो यहूदी होते थे उनको जो ना, या फिर अपंग लोग होते थे जो किसी भी प्रकार का देश के बढ़ोतरी में योगदान नहीं दे सकते हैं, उनको जो ना एक चैम्बर में ले जा करके क्या किया जाता था, गैस छोड़ करके उसे मार दिया जाता था। उसको अंतिम समाधान कहा जाता था। इवेक्यूशन यानी कि खाली करना का अर्थ होता था लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना। और परंपरा, ये अलग अलग शब्द हैं जो इनको नाजियों ने इस्तेमाल किया और उससे जो ना समाज को, इसमें महिलाओं का भी होता था। महिलाओं को जो ना एक तरह से आर्य जो ना बच्चों को जन्म देती थी उनको जो ना प्रोत्साहन के लिए जो ना आगे बढ़ाया जाता था, उनको पैसे दिए जाते थे उनको। इसे परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने जाने जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू इस तरह की सबसे कुख्यात फिल्म थी जिसमें जो है ना यहूदियों को अभद्र दिखाया गया था, ठीक है। इसने बहुत सारी यहूदी, जिप्सी, ठीक है ना, और पंगों को लगभग 70-80 लाख लोगों को मार डाला। तो इसमें लिख सकते हैं आप लोग। अगला है भारतीय संविधान में उल्लेखित समानता के मौलिक अधिकार की व्याख्या कीजिए। देखिए महान समानता की अधिकार क्या क्या होता है इसमें। अनुच्छेद 14 है 14 विधि के समक्ष समानता, यानी सभी व्यक्तियों के लिए कानून समान रूप से लागू होने चाहिए। अनुच्छेद 15 है सरकार द्वारा व्यक्तियों के किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए करना। और 16वां है आपको अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में सबके समान अवसर मिले। और अस्पृश्यता का अंत, यानी कि समाज में छुआछूत का खत्म करना। और उपाधियों का अंत, सेना, विद्या और संबंधी सम्मान के अलावा अन्य उपाधियां प्रदान करना। सेना में और विद्या के अलावा किसी भी चीज में आप जो है उपाधियां नहीं दे सकते हैं। अगला है समानता में रोजगार में सबको जो है समान रूप से किया जाएगा। और सरकारी व्यक्तियों को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा व्यक्तियों को जो ना भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति को। कानून में सभी समान रहेंगे व्यक्ति। ये था समानता का अधिकार। अब इसमें पढ़ लीजिएगा आप लोग पॉज करके इसको और बढ़िया से। अगला है भारत में गरीबी कम करने के कुछ उपाय बताइए। तो गरीबी करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। शिक्षित समाज को शिक्षित बनाना, स्वास्थ्य में बदलाव करना, इंडस्ट्री खोलना, ठीक है ना, स्वरोजगार पैदा करना, ठीक है, स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन देना, ठीक है। इस तरह से जो ना गरीबी उन्मूलन किया जा सकता है। और बहुत सारे संगठन जो होते हैं उनको जो है ना पोषित करना, जिससे जो ना वो ग्रो करे। और मुफ्त शिक्षा वगैरह जो है ना मुहैया कराना। और इस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें सुझाव आप दे सकते हैं लाइन में। भारत में गरीबी के प्रमुख कारण की विवेचना कीजिए। भारत में सबसे प्रमुख कारण तो इसका जनसंख्या है भारत का। और जनसंख्या, देखिए जनसंख्या को हम पॉजिटिव में भी ले सकते हैं और नेगेटिव में भी ले सकते हैं। अगर रोजगार है, चाइना में रोजगार वगैरह बढ़िया है, तो वहां पे पॉजिटिव में ले सकते हैं उसको, जनसंख्या को। अगर जो है ना क्या बोलते हैं, अगर जनसंख्या के लिए जो ना स्वरोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, या उसके लिए काम नहीं है,
फैक्ट्रियों में उनके लिए जगह नहीं है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो जनसंख्या जो ना दिखती है कि हाँ भाई जनसंख्या ज्यादा है इसलिए जो ना रोजगार कम है, गरीबी है, इस तरह से। नहीं तो फिर जो ना क्या बोलते हैं, जनसंख्या किसी देश के लिए गरीबी के कारण नहीं होती है, लेकिन भारत में गरीबी का मुख्य कारण है बढ़ती जनसंख्या का दर, और इससे निरक्षरता यानी कि अनपढ़ कह सकते हैं, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं और वित्तीय संसाधनों की कमी होना, जो हम लोग के वित्तीय संसाधन है उसकी कमी होना, और इससे अलावा उच्च जनसंख्या दर के प्रति व्यक्ति आय भी प्रभावित होती है। एक प्रति व्यक्ति आय जो ना क्या होती है, कम होती है, और प्रति व्यक्ति आय घटती है इसमें। तो ये आप लिख सकते हैं इसके कारण में। अगला है आप लोगों का कि शीत ऋतु पर संक्षिप्त नोट लिखे। तो देखिए इसमें शीत ऋतु पर हमने लिखा है इसमें, यह उत्तर भारत के मध्य नवंबर से शुरू होकर के फरवरी तक रहती है, और दक्षिण में से उत्तर की ओर तापमान घटता है। दक्षिण से जैसे यानी कि केरला के साइड से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, तो तापमान क्या होगा, घटता चला जाएगा। दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। उत्तर भारत में पाला पड़ना आम बात है, और हिमालय के उच्च ढलानों पर बर्फ पड़ती है। उच्च पूर्वी व्यापारिक पवनों देश भर में चलती हैं, और उत्तर भारत में एक कमजोर उच्च ऊपर के क्षेत्र में उच्च दाब का क्षेत्र विकसित होता है, और हल्की मंद पवनें इस क्षेत्र में बाहर की ओर चलने लगती हैं। ये है शीत ऋतु में संक्षिप्त नोट। अगला है ग्रीष्म ऋतु का। तो ये ग्रीष्म ऋतु वाला भाई आप लोग अपने से लिखेंगे, ये अथवा में है क्वेश्चन। तो अगला है आप लोगों का ये कि औपनिवेशिक शासन काल के दौरान चरवाहों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। अब ये लो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो औपनिवेशिक यानी अंग्रेज जो थे, वो जो ना जंगलों में मवेशियों को चराने से जो ना रोक लगा दिए, या फिर जो ना जो चरागाह थे वो खेती में तब्दील होने लगे। इसकी वजह से उनको बड़ी संकट आने लगा, चरगाह निरंतर छोटे होते चले गए, और जो ना जो अंग्रेज थे ना, ये घुमंतु किस्म के चरवाहों पर संदेह किया करते थे, कहते थे कि ये बर्बर किस्म के होते हैं, अगर ये कोई क्राइम कर दें तो फिर इनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से ना उनके रास्ते रोक दिए गए, और जब खेती होती थी ना तो खेतों से पशुओं को निकलना मुश्किल हो जाता था। तो इस तरह धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, अपने जो ना मवेशियों की संख्या घटाने लगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं चरगाहों का इलाका सिकुड़ने लगा, मवेशियों की सीमित क्षेत्र हुआ, चरगाहों का स्तर गिरने लगा, और जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगे, कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। ये सब लिख सकते हैं। आवाजाही की दिशा बदल दी गई, जानवरों की संख्या कम कर दिया, नए चरगाह की खोज में अलग अलग भटकते रहे ये लोग। कुछ चरवाहे छोड़ करके मजदूरी करने लगे, जमीन खरीद करके बसना और कृषि कार्य करने लगे, कुछ व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्त हो गए। तो ये आप लिख सकते हैं, इसमें ये बदलाव आया था, इनमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला है आप लोगों का ये क्वेश्चन कि भारत के विभिन्न चरवाह समूह का, तो ये देखिए मैंने दे दिया है, आप इसमें से याद कर लीजिएगा आप लोग। जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल, हिमाचल प्रदेश में गद्दी गढ़वाल और कुमायूं में गुज्जर, ये शिवालिक की पहाड़ियों में अपने जो ना जानवरों को लेकर के चढ़ाते थे, भाबर के सूखे जंगलों में गढ़वाली वगैरह, ये सब पढ़ सकते हैं। अब इसी तरह महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में धंधर घोला रायका, ठीक ना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बंजारे, ठीक ना, और ये कोकड़, बरसात के बाद कोकड़ में वो करते थे, चराई करते थे बरसात से पहले, ये महाराष्ट्र के। तो ये है, इसको आप पॉज करके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जो चरवाहे हैं मैंने पूरा दे दिया, इसमें आप कुछ ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, कुछ के बारे में लिखेंगे। अगला है कि भारतीय संविधान के किन्हीं 5 बुनियादी मूल्यों का वर्णन कीजिए। क्या क्या है, तो ये देखिए संघीय सरकार का ढांचा प्रदान करता है। देखिए संघीय सरकार क्या होता है कि हर एक स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं जो ना देश को चलाने के लिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें संसद के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, संसद के लिए अलग अलग जगहों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसी तरह जो है ना विधानसभा के इलेक्शन जो होता है, फिर उसके बाद से ग्राम पंचायत का, तो ये अलग अलग संघीय सरकारें बनाई जाती हैं। संरचनात्मक सरकार होती है, ठीक है। प्रमुख संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य होते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका का संबंध किसी से नहीं होता है, न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है कार्यपालिका से। मूल अधिकार का जो है ना क्या बोलते हैं, सुरक्षा प्रदान करता है कौन, संविधान, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी पालन कराता है जो संविधान है। तो संविधान के ये फायदे हैं, ठीक है ना, जो हमारे लिए उपयोगी हैं। अब आता है कि किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों जरूरी है संविधान का होना। तो लोकतांत्रिक सरकार को निर्माण और उसके कार्य तय करने के लिए संविधान का, कि जो सरकारें हैं
वो कैसे बनाई जाए, सरकार कैसे बनाया जाए और वो कार्य कैसे करे, इसके लिए संविधान की जरूरत है। सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र को तय करना कि सरकार का कितना अधिकार है, उसके अधिकार क्षेत्र कितना है, इस पे काम करना। सरकार को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग को रोकने के लिए और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, नागरिक के अधिकार जितने भी हैं, जिसे हम मूल अधिकार कहते हैं, उसको अधिकार को बनाए रखने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। अच्छे समाज के गठन के लिए भी संविधान का जरूरत होता है। अगला है क्वेश्चन आप लोगों का कि अनुच्छेद को पढ़िए। अब देखिए इसका क्वेश्चन हम आप लोगों को आंसर नहीं बताएंगे। देखिए ये आ गया आपका जो ना पैसेज, और इसमें आपको 3 क्वेश्चन है और उसको जवाब देना है आपको, और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और इस पे आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, उसी में से छाट छाट के क्वेश्चन है। देखिए इसमें 1792 की गर्मियों में फ्रांस में हिंसक विद्रोह की योजना किसने बनाई थी, तो इसमें पढ़ लेंगे आप लोग पूरा बढ़िया से। और जेकोबिन्स क्यों नाराज थे 1992, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग अपने से। अब इसमें 2 है या 3 अनुच्छेद होंगे, इस पे आप लोग पढ़ करके इसका आंसर दीजिएगा। 3 है, तो अब चलिए इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग। इसमें है आप लोगों का कि विश्व के राजनीतिक, देखिए 2 तरह का जो ना आपको मैप आएगा, एक वर्ल्ड मैप आएगा और इंडिया का एक मैप आएगा, तो उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। विश्व के राजनीतिक मानचित्र में एक और भी ए और बी को लक्षित अंकित किए गए हैं और इन लक्षणों के लिए निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और उसके सही नाम मानचित्र में खींच करके लिखिए। देखिए एक मित्र राष्ट्र के बारे में आपको लिखना है, एक मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र कंट्री में यूनाइटेड किंगडम, देखिए यहाँ पे ए लिख करके दिखाया गया है, तो इसलिए आप यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम लिख देंगे, ठीक है ना, यूके, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम जो है अकेले यूनाइटेड किंगडम यूके नहीं लिखा जाता है, इसमें इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, उत्तरी आयरलैंड है, ये 4 जो है ना मिला करके जो है यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है एक ध्रुवीय राष्ट्र। ध्रुवीय राष्ट्र में 3 राष्ट्र थे, देश थे, जर्मनी, इटली और जापान। और जो बी पे दिखाया गया ना, ये देखिए बी है, यहाँ पे सिंबल बी दिखाया गया, ये बी जो है इटली को दिखाया गया है, तो यहाँ पे आप इटली बना लेंगे। तो ये हो गया वर्ल्ड मैप। अगला देखते हैं, अगला इंडिया का मैप है। अब करें कि भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित किन्हीं 3 को उपयुक्त चिन्हों के से दर्शाइए। अभी देखिए सैंपल पेपर है, इसमें राज्य पूछ दिया है, राज्य पेपर तो पूछेगा नहीं हमारे ख्याल से, क्योंकि जो ना इसमें तो नहर वहर के बारे में पूछेगा शायद। तो देखिए इसमें नहर वहर तो इस चैप्टर में नहीं है शायद, देखिए कोई नहीं। हरियाणा पूछा है, मध्य प्रदेश, चेन्नई और केरला, और इसके लिए मैंने जो आप लोग को मैप ही दिखा देता हूँ, ये देखिए मैप, और इसमें आप भर देंगे हरियाणा। इसमें जो ना हरियाणा आप देख लीजिए, ये रहा मध्य प्रदेश, ठीक है, ये रहा चेन्नई, चेन्नई आप दिखा देंगे, हैदराबाद ये चेन्नई, पेडुचेरी। आगे चलते हैं, के ऊपर है केरला, केरल ये, और गुजरात, ठीक है ये। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये जो है ना दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। तो स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं YouTube के माध्यम से लाइव जो है ना आपको ट्यूशन की तरह मैथ कराऊंगा 10th क्लास का। इसलिए अगर आप जो है ना हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े, ताकि जो है ना आने वाले समय में जो है ना हम जब आपको लाइव क्लास लें तो उसमें आप अटेंड कर सके क्लास। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।